हेलो स्टूडेंट्स, तो देखिए आज हम फोर्स कॉन्सेप्ट न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन को स्टार्ट करेंगे। तो देखिए बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। तो जो मेन बेसिक पॉइंट होते हैं एनएलएम के, तो सबसे पहले हम फोर्स इंटरेक्शन के बारे में जानेंगे। तो देखिए फोर्स इंटरेक्शन क्या होता है। दो टाइप का फोर्स इंटरेक्शन होता है, एक होता है इंटरनल और दूसरा होता है एक्सटर्नल। अब देखिए इंटरनल क्या होता है, जो विद इन द सिस्टम फोर्स लगते हैं उनको हम इंटरनल फोर्स बोलते हैं। अब इसको हम थोड़ा एग्जाम्पल के तौर पे समझ लेते हैं। जैसे हम अपनी कंट्री को इधर सिस्टम लें, तो इंडिया हमारी कंट्री है, तो इसको इधर हम सिस्टम लें तो सिस्टम के अंदर जो फोर्स लेते हैं उनको हम कंसिडर नहीं करते हैं। दूसरा आएगा एक्सटर्नल। एक्सटर्नल फोर्स के दो टाइप होते हैं। पहला लगता है बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग और दूसरा बिटवीन सराउंडिंग। तो जो बिटवीन सराउंडिंग फोर्स होता है इसको हम कंसिडर कर नहीं करते। जैसे अदर कंट्री हमारी कंट्री को छोड़ के दीगर आपस में कोई फोर्स लगाए, लड़े झगड़े, हमें कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि वो हमारे सिस्टम के बाहर का मैटर है। सराउंडिंग के बीच में फोर्स लग रहे हैं तो उससे हमें कोई लेना देना नहीं होता है। इसके बाद दूसरा आता है बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। तो सिस्टम एंड सराउंडिंग के बीच जो फोर्स लगते हैं इसके दो टाइप होते हैं, बाय द सिस्टम ऑन द सराउंडिंग और दूसरा होता है बाय द सराउंडिंग ऑन द सिस्टम। तो सिस्टम के द्वारा जो सराउंडिंग पे फोर्स लगता है उसको भी हम डिस्कस नहीं करते। यानी हमारे सिस्टम हमारी कंट्री का कोई दिगर पड़ोसी कंट्री के ऊपर अटैक करे तो उससे हमें कोई लेना देना नहीं, हम उस पर गौर नहीं करेंगे। लेकिन यदि अगर बाय द सराउंडिंग ऑन द सिस्टम फोर्स लगेगा, यानी बाहर की दूसरी कंट्री का कोई हमारी कंट्री पे अटैक करे तो उसको हम कंसिडर करते हैं। तो ये होता है बाय द सराउंडिंग ऑन द सिस्टम, यानी हम सिर्फ सराउंडिंग के द्वारा जो सिस्टम पे फोर्स लगता है उसको ही कंसिडर करते हैं, बाद बाकी फोर्स को हम कंसिडर नहीं करते। ओके, अब देखिए यहाँ पर मैंने ये एक सिस्टम लिया है। तो सिस्टम पे ये F1, F2, F3, F4 और F5 ये 5 फोर्स लग रहे हैं। तो इसमें कौन सा फोर्स बाय द सराउंडिंग ऑन द सिस्टम लग रहा है और कौन सा फोर्स बाय द सिस्टम ऑन द सराउंडिंग लग रहा है, ये हमको देखना है। तो हम सिर्फ बाय द सराउंडिंग ऑन द सिस्टम फोर्स कंसिडर करते हैं। तो देखिए इसमें कौन सा फोर्स बाय द सराउंडिंग ऑन द सिस्टम होगा, F1 ये बाय द सराउंडिंग ऑन द सिस्टम है पुशिंग नेचर का। F2 भी ये बॉडी को पुश कर रहा है सिस्टम को, तो ये भी बाय द सराउंडिंग ऑन द सिस्टम होगा। F3 भी, और F4 F5 ये भी बाय द सराउंडिंग ऑन द सिस्टम है। ये पुलिंग नेचर का है, यानी यहाँ पर बॉडी को पुल किया जा रहा है। तो जो F1, F2, F3, F4, F5 सभी फोर्स बाय द सराउंडिंग ऑन द सिस्टम है, यानी यहाँ पर जो नेट फोर्स होगा जो बॉडी पे लगेगा, वेक्टर F1, वेक्टर F2, वेक्टर F3, वेक्टर F4, वेक्टर F5, तो ये सभी फोर्स बाय द सराउंडिंग ऑन द सिस्टम है। बाय द सराउंडिंग ऑन द सिस्टम। इसके बाद देखिए रियल एंड नेचुरल फोर्स। तो देखिए रियल एंड नेचुरल फोर्स में सबसे पहले हम लेते हैं ग्रेविटी। तो ग्रेविटी जो फोर्स लगता है वो ड्यू टू अर्थ लगता है। अर्थ किसी बॉडी को अपनी ओर जब पुल करती है तो इस फोर्स को हम बोलते हैं ग्रेविटी। तो यहाँ पर अर्थ इस ब्लॉक यानी सिस्टम को पुल करेगी, तो ये ग्रेविटी जो होता है टुवर्ड्स द अर्थ लगता है, पुलिंग नेचर का होता है। कैसा होगा, पुलिंग नेचर। इसके बाद
नॉर्मल एक्शन। तो नॉर्मल एक्शन जो होता है ये कांटेक्ट फोर्स होता है। किसी सरफेस पे जब कोई बॉडी रखी होगी तो उस सरफेस के द्वारा ब्लॉक को पुश किया जाता है, तो ये पुशिंग नेचर का होता है नॉर्मल एक्शन। कांटेक्ट फोर्स होगा जब सरफेस यानी सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में कांटेक्ट होगा, तो उसी कंडीशन में नॉर्मल एक्शन लगता है। जैसे यहाँ पर हम इंक्लाइंड प्लेन पे ये ब्लॉक रख रहे हैं, तो नॉर्मल एक्शन जो होता है प्लेन के परपेंडिकुलर, यानी जो सरफेस है सरफेस के परपेंडिकुलर लगेगा। जैसे इस तरह से हमने ये रॉड लिए, तो इस रॉड के लिए अब यहाँ पर ये नॉर्मल एक्शन N1 और ये इस सरफेस के परपेंडिकुलर N2, यानी जो नॉर्मल एक्शन होगा हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस पुशिंग नेचर का होता है। और ये कांटेक्ट फोर्स होता है जब सरफेस सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में कांटेक्ट होगा तभी नॉर्मल एक्शन लगेगा। और नॉर्मल एक्शन की मिनिमम वैल्यू 0 होती, मैक्सिमम वैल्यू इनफाइनाइट तक होती है। इसके बाद नेक्स्ट स्प्रिंग फोर्स। तो देखिए स्प्रिंग जो अपनी नेचुरल लेंथ पे होती है तो कोई फोर्स नहीं लगाती है, यानी यहाँ पर ये मैंने नेचुरल लेंथ की स्प्रिंग ली है, तो यहाँ पर स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू 0 होगी। अब इस स्प्रिंग को ये मैंने m मास का ब्लॉक लिया हुआ है, तो स्प्रिंग को जो हम पुल करेंगे, तो जब स्प्रिंग को हम पुल करेंगे यानी ब्लॉक इसको पुल किया जाएगा, तो स्प्रिंग अब इस ब्लॉक को अपनी ओर पुल करेगी। तो यहाँ पर इस कंडीशन में स्प्रिंग जो ब्लॉक पे फोर्स लगाएगी वो इस डायरेक्शन में लगाएगी, और जब यहाँ पर स्प्रिंग को पुश करेंगे तो स्प्रिंग ब्लॉक को अब यहाँ पर पुश करेगी। तो यहाँ पर हमने एक्स लेंथ इसको एक्सपेंड किया है स्प्रिंग को, और यहाँ पर एक्स लेंथ कंप्रेस किया है। तो जो स्प्रिंग फोर्स लगाती है सिस्टम पे एफ स्प्रिंग, इसकी वैल्यू -k डेल्टा x के इक्वल होती है। ये स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू होती है, इसको हुक्स लॉ भी बोलते हैं। ये हुक्स लॉ से आता है। k स्प्रिंग कांस्टेंट होता है, k स्प्रिंग कांस्टेंट है। इसके बाद फोर्स ड्यू टू इलास्टिक कॉर्ड। इलास्टिक कॉर्ड का मतलब रबर बैंड, तो इसके द्वारा जो फोर्स लगेगा, तो जब इलास्टिक कॉर्ड नेचुरल लेंथ पे होगी तो यहाँ पर कोई फोर्स नहीं लगेगा, या फिर इलास्टिक की वैल्यू 0। नेचुरल लेंथ पे इलास्टिक कॉर्ड कोई फोर्स एक्ट नहीं करेगी सिस्टम पे। अब हम इस ब्लॉक को पुल करेंगे, यानी स्प्रिंग नहीं, इलास्टिक कॉर्ड को पुल कर रहे हैं। तो जब पुल करेंगे तो ये इलास्टिक कॉर्ड इस सिस्टम ब्लॉक को अपनी ओर इस तरह से पुल करेगी, तो यहाँ पर इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। अब जब हम इसको पुश करेंगे, कंप्रेस करेंगे, तो उस कंडीशन में इलास्टिक कॉर्ड स्लैक कर जाएगी, ढीली पड़ जाएगी, तो यहाँ पर कोई इलास्टिक फोर्स नहीं लगेगा। अब यहाँ पर जब हम इसको पुल करेंगे तो जब लेंथ बढ़ेगी, जब एक्सपेंड होगी इलास्टिक कॉर्ड, तो यहाँ पर जो एफ इलास्टिक फोर्स लगता है ये -k × x लगता है। ये हुक्स लॉ से ही आता है। तो जैसे स्प्रिंग को जो हम पुल करते हैं तो एफ स्प्रिंग लगता है -k × x, वैसे ही सेम रबर बैंड यानी इलास्टिक कॉर्ड के केस में इलास्टिक फोर्स की वैल्यू भी -k × x होती है। k जो कांस्टेंट है ये हुक्स लॉ से नहीं, जो ये फार्मूला आया है ये हुक्स लॉ से आता है। ओके, इसके बाद देखिए नेक्स्ट फोर्स टेंशन। तो टेंशन फोर्स जो होता है ये जब हम किसी सिस्टम ब्लॉक को थ्रेड के द्वारा
पुल करेंगे यानी कॉर्ड के द्वारा, तो उस कंडीशन में टेंशन लगता है। और टेंशन फोर्स जो होता है ये ऑलवेज अवे फ्रॉम द बॉडी लगता है, ऑलवेज अवे फ्रॉम द बॉडी। कभी भी टेंशन फोर्स टुवर्ड्स द बॉडी एक्ट नहीं होगा। जैसे इस तरह से हम एक सिस्टम लेते हैं, यहाँ पर ये पुली ली है और इससे ये ब्लॉक मैंने दो लटकाए हैं, M1 और ये M2। तो यहाँ पर ये टेंशन हमने T1 लिया और ये T2, तो इन दोनों ही ब्लॉक पे जो टेंशन थ्रेड के द्वारा लगेगा वो अपवर्ड लगेगा, क्योंकि ये कभी भी टुवर्ड्स द ब्लॉक एक्ट नहीं करता है। तो ये टेंशन फोर्स होता है ऑलवेज अवे फ्रॉम द बॉडी। एक डायग्राम और लेते हैं, देखिए ये यहाँ पर हम दो ब्लॉक लेते हैं, ये M1 सरफेस पे ले रहे हैं और ये M2, इस पे ये F फोर्स लग रहा है। तो इन दोनों इस थ्रेड पे यहाँ पर जब टेंशन होगा तो ये टेंशन हम T मान लेते हैं। तो जो टेंशन T होगा M2 ब्लॉक पे M1 की डायरेक्शन में लगेगा और M1 ब्लॉक पे M2 की डायरेक्शन में लगता है। तो टेंशन ऑलवेज अवे फ्रॉम द बॉडी होता है, कभी भी टुवर्ड्स द बॉडी एक्ट नहीं करेगा। इसके बाद देखिए पुली के बारे में जान लेते हैं। जो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में हम पुली के बारे में पढ़ते हैं वो मासलेस एंड फ्रिक्शनलेस पुली होती है, और जो रोटेशनल मोशन में हम पुली के बारे में पढ़ते हैं उसमें मास और फ्रिक्शन दोनों होता है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है वो समझ लीजिएगा। यहाँ पर देखिए ये मैंने डायग्राम लिया है पुली का, तो इस एक साइड मैंने M1 मास लिया और दूसरी साइड M2, तो इधर T1 टेंशन लिया और इधर ये T2 टेंशन। जो पुली की एक्सेल होती है ये ऑलवेज फ्रिक्शनलेस होती है, और जो थ्रेड पास होता है पुली के ऊपर से ग्रूव, तो ये इसमें फ्रिक्शन हो भी सकता है और नहीं भी। तो जो हम फ्रिक्शन की बात करते हैं, जो थ्रेड पास होता है पुली के ऊपर, यहाँ पर फ्रिक्शन होगा कि नहीं होगा, तो ये फ्रिक्शन कंसिडर करेंगे और पुली का मास। तो देखिए सबसे पहले जब पुली मासलेस और फ्रिक्शनलेस होगी, यानी पुली में मास नहीं होगा। अब एक्चुअल में पुली में मास होता है, लेकिन हम पुली को मासलेस कंसिडर करते हैं जब पुली में मास नहीं होगा और फ्रिक्शन भी नहीं होगा, यानी जो ये ग्रूव होती है जिस पर से थ्रेड पास करते हैं तो वहाँ पर फ्रिक्शन नहीं होता। उस कंडीशन में जो टेंशन होता है T1 और T2 इक्वल होते हैं। तो इसको हम न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन NLM में पढ़ेंगे। और जब फ्रिक्शन नहीं होगा तो पुली रोटेट नहीं करेगी। अब इसके बाद अगर पुली में मास है फ्रिक्शन नहीं है तो भी T1 और T2 इक्वल होते हैं, और जब T1 T2 इक्वल होगा तो यहाँ पर फ्रिक्शन नहीं है तो पुली रोटेट नहीं करेगी। अब इसके बाद अगर मास नहीं है फ्रिक्शन है तो उस कंडीशन में भी टेंशन T1 T2 इक्वल होते हैं, और जब फ्रिक्शन होगा इस ग्रूव पे तो थ्रेड को जो हम ग्रूव के ऊपर पास करेंगे तो उसके द्वारा पुली रोटेट कर जाएगी। और जब पुली में मास और फ्रिक्शन दोनों होते हैं तो उस कंडीशन में T1 और T2 इक्वल नहीं होंगे, और फ्रिक्शन है तो पुली रोटेट करेगी। तो देखिए ये जो लास्ट केस है ये केस हमको सिर्फ रोटेशन में मिलता है। NLM में न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में ये केस हम कंसिडर नहीं करते हैं। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में मासलेस एंड फ्रिक्शनलेस पुली के बारे में पढ़ते हैं, तो इसलिए हम जब इस तरह का केस आता है तो दोनों साइड T लिख देते हैं। T1 और T2 दोनों इक्वल होते हैं। तो NLM में हम फर्स्ट केस पढ़ेंगे, और रोटेशन मोशन में मास, जब पुली में मास और फ्रिक्शन दोनों होता है तो ये हम रोटेशन मोशन में पढ़ेंगे। इसके बाद देखिए न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ में
यदि अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहेगी जब तक उस पर कोई नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं होगा। यानी ये बॉडी मैंने रखी है तो इस पर फोर्स लग रहे हैं लेकिन नेट फोर्स अभी 0 है तो बॉडी रेस्ट पे रहेगी। जब इस पर किसी एक डायरेक्शन में नेट फोर्स लगेगा तभी बॉडी मोशन में आएगी। सेकेंड, यदि अगर कोई बॉडी मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगी जब तक उस पर कोई नेट फोर्स नहीं लगता है। तो ये न्यूटन्स फर्स्ट लॉ के अंतर्गत आता है। एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट अनलेस ए नेट फोर्स एक्ट्स ऑन इट। तो ये फर्स्ट केस होगा। और एन ऑब्जेक्ट इन मोशन विल रिमेन इन मोशन अनलेस ए नेट फोर्स एक्ट्स ऑन इट। ओके, इसके बाद न्यूटन्स सेकेंड लॉ, न्यूटन्स सेकेंड लॉ। तो यहाँ पर देखिए न्यूटन्स सेकेंड लॉ में यहाँ पर एक ब्लॉक हम लेंगे और ये m मास का ब्लॉक है, इस पे नेट फोर्स F लगेगा तो इस डायरेक्शन में बॉडी एक्सीलरेट करती है। तो ये F नेट जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सीलरेशन की होगा। और यहाँ पे जो हम प्रोपोर्शनल का साइन रिमूव करते हैं तो ये F नेट जो होता है ये m इंटू ए के इक्वल होगा। यहाँ पर प्रोपोर्शनल का साइन रिमूव करेंगे तो ये कांस्टेंट आ जाएगा m, और a को हम लिख सकते हैं dv/dt। तो ये F नेट जो होता है m dv/dt के इक्वल भी होता है। और इस m को यदि अगर हम इसमें मल्टीप्लाई कर दें अंदर तो m इंटू वी मास इंटू वेलोसिटी मोमेंटम होगा। तो ये चेंज हो जाएगा dp/dt में। अब यदि अगर इसको हम थोड़ा और चेंज करके लिखना चाहें तो दो केस होते हैं। जब मास कांस्टेंट होता है तो F = m dv/dt लेते हैं, और यदि अगर सिस्टम का मास वेरिएबल होता है, स्पीड कांस्टेंट होती है, तो उस कंडीशन में इसको हम इस तरह से भी लिखते हैं v dm/dt। फिलहाल इसको हम जो रॉकेट का केस होता है उसमें कंसिडर करेंगे। तो इसको अभी हम इसके बाद न्यूटन्स थर्ड लॉ के बाद रॉकेट कॉन्सेप्ट बता देंगे। ओके, इसके बाद देखिए न्यूटन्स थर्ड लॉ। न्यूटन्स थर्ड लॉ जो होता है वो एक्शन रिएक्शन लॉ होता है। यानी एक बॉडी दूसरी बॉडी पे जितना फोर्स एक्ट करती है उतना ही सेम फोर्स दूसरी बॉडी पहली बॉडी पे करती है। तो इसको हम बोलते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ, यानी ये एक्शन रिएक्शन लॉ होता है। जैसे यहाँ पर देखिए ये हम एक सिस्टम लेते हैं, ये m मास का ब्लॉक सरफेस के ऊपर रखा हुआ है। तो यहाँ पर ये m मास का ब्लॉक इस सरफेस पे जो फोर्स लगाता है वो mg डाउनवर्ड लगाता है। अब इसका इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन जो सरफेस है इसको अपवर्ड नॉर्मल रिएक्शन के तौर पे देती है। तो ये न्यूटन्स थर्ड लॉ होता है, यानी एक बॉडी दूसरी बॉडी पे जितना फोर्स लगाएगी उसका इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन फोर्स दूसरी बॉडी पहली बॉडी पे लगाती है। यानी F1/2 जो होता है ये एंटी पैरेलल होता है F2/1, और इसका जो मैग्नीट्यूड होगा इक्वल होगा F2/1, यानी F1/2 का मैग्नीट्यूड इक्वल होता है F2/1। तो इसको हम लिख सकते हैं वेक्टर F1/2 जो फोर्स फर्स्ट पे सेकेंड के द्वारा लगेगा वो -F2/1 के इक्वल होगा। तो ये न्यूटन्स थर्ड लॉ होता है एक्शन रिएक्शन लॉ। फ्री बॉडी डायग्राम। तो देखिए फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है, यहाँ पर मैंने एक सिस्टम लिया है m मास का ब्लॉक, तो इस पे जो फोर्स लग रहे हैं F1, F2, F3, F4। तो इसमें फ्री बॉडी डायग्राम के अंतर्गत जो बॉडी पे फोर्स लगते हैं उनको हम दिखाते हैं, और एक डायग्राम में जो बॉडी का एक्सीलरेशन होता है
उसको दिखाएंगे। तो देखिए इसका हम FBD बनाते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम। तो देखिए फर्स्ट डायग्राम जो होता है इसको हम कॉज से लिखते हैं। कॉज मीन्स कारण, यानी जो फोर्स लग रहे हैं उसको कॉज डायग्राम में दिखाएंगे। और इफेक्ट का मतलब है जो फोर्स लगने का इफेक्ट, यानी प्रभाव होगा इफेक्ट, तो ये एक्सीलेशन है, तो इसको हम इफेक्ट डायग्राम में दिखाएंगे। ये एक्सीलेशन है तो इसको हम इफेक्ट डायग्राम में दिखाएंगे। जो फोर्स लग रहे हैं उनको हम कॉज डायग्राम में। तो कॉज डायग्राम में देखिए ये F1 फोर्स लग रहा है राइट डायरेक्शन में, F2 लेफ्ट, और ये F3 अपवर्ड लग रहा है, और F4 डाउनवर्ड। इसको हमने इस पूरे सिस्टम को एक पॉइंट मास की तरह कंसिडर करके FBD बनाते हैं। तो ये F1 F2 F3 F4 ये फोर्स लगेंगे, और जो बॉडी का एक्सीलेशन इफेक्ट है वो एक्सीलेशन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है। तो देखिए जो इससे इक्वेशन आएगी, तो ये दोनों फोर्स F3 F4 के डायरेक्शन में कोई एक्सीलेशन नहीं है, यानी ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, यानी F3 जो होगा वो F4 के इक्वल होगा, इसीलिए इस डायरेक्शन में कोई एक्सीलेशन नहीं है। F1 के डायरेक्शन में एक्सीलेशन है तो F1 F2 से बड़ा होगा, यानी F नेट जो होगा वो F1 माइनस F2 जो होगा ये F नेट होगा, नेट फोर्स M इंटू A के इक्वल। नेट फोर्स की डायरेक्शन में एक्सीलेशन होता है तो F1 बड़ा होगा F2 से, तो नेट फोर्स आ जाएगा F1 माइनस F2, और F1 माइनस F2 ये आएगा M इंटू A के इक्वल। तो इस तरह से हम फ्री बॉडी डायग्राम को ड्रॉ करते हैं।